हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की ये वीडियो है क्लास 9 हिस्ट्री के एमसीक्यू को लेकर, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन डिड लुइस 16 कॉल द असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस? लुइस 16वें ने नए करों के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? तो पूरे चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति को लेकर है कि किस तरीके से फ्रांस में स्ट्रगल हुआ और फिर जो है धीरे धीरे वो एक रिपब्लिकन कंट्री में चेंज हो गया। तो लुई 16वें जो उस टाइम पे वहाँ पर किंग थे, तो उस टाइम पे काफ़ी कर्ज में चल रहा था उनका। तो जिस वजह से क्या हुआ कि वो चाहते थे कि हम क्या करें, नए टैक्स के प्रस्ताव को पारित करें, जिसके लिए स्टेट जनरल बुलाई गई। तो वो कब बुलाई गई, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उसके लिए बैठक बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डिड स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील अकर? निम्नलिखित में से किस दिन बास्टील में सशस्त्र लड़ाई हुआ था? तो कौन सा ऐसा ऐतिहासिक दिन था? मतलब अगर हम बात करें, उस दिन के बाद से ही लोगों ने जो है, लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक जो है जुनून सा सवार हो गया था। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बास्टील में सशस्त्र लड़ाई किस दिन हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने टैक्स रेट को बढ़ाने की डिमांड रखी थी असेंबली बैठक में, तो उसको जो है जो तीसरे स्टेट के लोगों ने ठुकरा दिया था। और फिर इसी को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि फसल भी खराब हो रही थी, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, जिस वजह से ही ये बास्टील में सशस्त्र लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, द बास्टील वॉज हेटेड बाई ऑल इन फ्रांस बिकॉज? फ्रांस में बास्टील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, क्योंकि फ्रांस में जो ये बास्टील था, एक किला था, तो लोग जो है इससे बहुत नफरत करते थे। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, ये बास्टील का किला, जिस वजह से सभी फ्रांस के लोग उससे नफरत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटीज वॉज एडवोकेटेड बाई? स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की थी? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिलोसोफर थे दो, एक जॉन लॉक और दूसरा रूसो, ये दोनों जो फिलोसोफर थे, उन्होंने ऐसी समाज की परिकल्पना की थी कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें लोग स्वतंत्र रहे, सबके लिए समान कानून हो, नियम हो, सबको समान अवसर मिले। तो ऐसी जो है परिकल्पना किसने की थी उस टाइम पे? फिलोसोफर जॉन लॉक एंड रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन? क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे सकते हो, लुई 16वां जो है उस टाइम पे फ्रांस के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा लुई 16वें राजाओं के किस वंश से संबंध रखते थे? ये जो किंग लुइस 16 है, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये जो बिलोंग करते थे, दैट इज बोर्बोन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ टैक्स विच वाज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट बाय द थर्ड स्टेट? उस कर का क्या नाम था जो तृतीय स्टेट द्वारा राज्य को सीधे भुगतान किया जाता था? तो फ्रांस में उस टाइम पे जो समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था, प्राथमिक स्टेट, द्वितीयक स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है ना? तो तृतीय स्टेट एक कर देती थी जो कि राज्य को सीधे भुगतान के रूप में दिया जाता था। तो उस कर का क्या नाम था? 2 तरीके के कर आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में। तो हमसे ये वाला पूछा हुआ है कि उस टैक्स का नाम बताओ जो कि डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को बाय दी थर्ड स्टेट। तो उस कर का नाम था टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टाइद? फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? तो टाइद भी एक प्रकार का कर ही था, ये एक धार्मिक कर था। ठीक है ना, जो कि चर्च लगाती थी थर्ड स्टेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन फ्रांस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स? फ्रांस में किन स्टेटों को करों के भुगतान से छूट दी गई थी? मतलब कौन सा ऐसा समाज का ग्रुप था जिनको कि टैक्स नहीं देना पड़ता था? तो वहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेट को ही इन लोगों ने टैक्स के भुगतान से छूट दी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों को ही कर देने पड़ते थे, और उन्हें दोनों तरीके के ही कर देने पड़ते थे, टाइद भी और टाइल भी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिस्टेड इन द सेकेंड स्टेट? निम्नलिखित में से कौन से लोग दूसरे स्टेट में शामिल थे? पहले स्टेट में तो चर्च और पुजारी वगैरह लोगों को शामिल किया गया था। सेकंड वाले स्टेट में कुलीन वर्ग और जमींदार, जितने भी नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स
जितने भी मतलब अमीर आदमी थे और जमींदार लोग थे उनको सेकेंड स्टेट के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज प्रोविजंस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 की रात को विधानसभा द्वारा इनमें से कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? तो 4 अगस्त 1789 की रात को विधानसभा में कई सारे जो है प्रावधान पारित हुए थे, जिसमें फर्स्ट था एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। क्लर्गी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस, जितने भी पादरियों को विशेषाधिकार मिला हुआ था उनको छोड़ना पड़ा, और जो कर होता था टाइद उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये तीनों ही चीज़ें उस दिन प्रावधान पारित किए गए थे, जिस वजह से हमारा 11th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द थर्ड स्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली। तीसरे स्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन और घोषणा जो है कहाँ पर करी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो किया था इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ। नेशनल असेंबली ने 1791 में किसकी शक्ति को सीमित करने के लिए एक संविधान का गठन किया था? तो नेशनल असेंबली जो है शुरू में तो यही चाहते थे कि हमारे यहाँ जो मतलब सम्राट है तो उसकी शक्तियों पे जो है ना थोड़ा सा अंकुश लगे और वो एक संवैधानिक तरीके से काम करे, ठीक है। लेकिन बाद में जो धीरे धीरे माहौल चेंज होता गया और फिर लोग फाइनली रिपब्लिक कंट्री में भी वो कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। तो अभी हमसे ये पूछा हुआ है कि नेशनल असेंबली ने 1791 में किसकी शक्ति को कम करने के लिए संविधान का गठन किया था? तो वो मोनार्क मतलब कि सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो हमसे पूछा हुआ है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि एक लगा दिया गया था सम्राट पे, तो उसी टाइम पे सम्राट की ये प्लानिंग थी क्यों ना हम पड़ोसी देशों की मदद ले लें। तो उन लोग सोच रहे थे, मतलब राजा इन लोग सोच रहे थे क्यों ना हम पड़ोसी देश की मदद लेकर इनका जो खेला है वो ख़त्म करें। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल असेंबली की फ्रांस ने वोटिंग करवा दी और ये डिक्लेयर कर दिया कि हम तो अब युद्ध करेंगे अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई। नेक्स्ट है, फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 वॉज डिक्लेयर्ड। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या घोषित कर दिया गया? तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को जो है एज अ रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो डेट के साथ आपको जो है इस चैप्टर को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेंबली इलेक्शन इन 1792 वॉज। जो 1792 में असेंबली चुनाव हुए उसको क्या नाम दिया गया? तो जो 1792 में असेंबली इलेक्शन हुए थे उसका नाम दिया गया था कन्वेंशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज पीपल वर एंटाइटल टू वोट। इनमें से किन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो कौन कौन से लोग जो है वहाँ पर वोट दे पाते थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। मैन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाएं। मैन हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लिबरल वेज, वे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो वहाँ पर वोट देने के लिए 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन की एक तो सिर्फ और सिर्फ आदमी लोग वोट दे सकते हैं जो कि 25 साल से ऊपर हों। 25 साल से ऊपर भी वही आदमी वोट दे सकता था जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करता था। तो यहाँ पर ए और सी दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 रेफर टू एज रेन ऑफ टेरर। 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग क्यों कहा जाता है? तो ये टाइम था जबकि वहाँ पर जो किंग था वो था रोबेस्पियरे। उसने जो है नियंत्रण और दंड की बहुत ही सख्त नीति अपनाई थी, इतनी सख्त नीति अपनाई थी कि जो उसके सपोर्टर है ना वो भी त्राही त्राही करने लग गए थे। तो इस वजह से उस टाइम के युग को एक आतंक का युग कहा जाता है। तो आपका 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ नेपोलियन। निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन के उदय का कारक था? अब नेपोलियन का भी बाद में फ्रांस पे हमें देखने को मिलता है राज। तो नेपोलियन बेसिकली आया क्यों था वहाँ पर, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से नेपोलियन वहाँ आ पाया, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी।
तो वहाँ पर बीच में इन लोगों ने डायरेक्टरी स्थापित किया था, जिसमें लेकिन उसमें 5 मेंबर होते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि उसमें आपस में ही बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो जिस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन वहाँ पर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन फ्रांस आफ्टर इट वॉज एबॉलिश्ड बाई जैकोबिन रिजाइम। निम्नलिखित में से किसने दास प्रथा को पुनः शुरू किया जो कि जैकोबिन शासन द्वारा समाप्त किया गया था। तो दास प्रथा को जैकोबिन शासन जब चला था तो उस टाइम पे उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, लेकिन दोबारा से दास प्रथा को किसने शुरू किया, तो जब नेपोलियन आया तो उसने दास प्रथा को दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपका 20 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द बैटल वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड। निम्नलिखित में से किस युद्ध में नेपोलियन को अंततः पराजित किया गया था। तो नेपोलियन का अंत भी हो जाता है कौन से युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है और उसी के बाद नेपोलियन का युग वहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड गिलोटीन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन एरा रेफर्स टू। फ्रांसीसी क्रांति युग के दौरान गिलोटीन शब्द का अर्थ क्या था। गिलोटीन मतलब एक ऐसी मशीन थी जिसमें मतलब इंसान को रखते थे और यूं एक बार छोड़ा और इंसान का सर कट जाता था, तो एक व्यक्ति का सिर काटने की मीनिंग को ही क्या कहा गया था, गिलोटीन। जब भी वहां पर किसी नेता को या फिर कोई भी गलत काम करता था तो उसको इसी चीज की सजा मिलती थी। नेक्स्ट है, हु रोट द पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट। तीसरा स्टेट क्या है, ये प्रचार पुस्तिका किसने लिखी थी। तो 3-4 जो ऐसी बुक्स है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें से एक बुक ये भी है, व्हाट इज थर्ड स्टेट। व्हाट इज थर्ड स्टेट जो है वो लिखा था किसने, एबे शिये ने ये बुक लिखी थी। और जो कि ना थर्ड, वैसे तो ये भी मतलब अच्छे खासी फैमिली से थे, लेकिन स्टिल क्या करते थे, ये तीसरे स्टेट के लोगों को सपोर्ट करते थे कि हाँ हर लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, हर लोग समान है हमारे यहाँ। तो जिस वजह से मतलब इनके मन में ये था कि हाँ ये सही लोग हैं, मतलब ये सही नहीं, मतलब कि अगर ये तीसरे स्टेट के साथ इतना कुछ गलत करें तो ये सही बात नहीं है। तो ये इन्होंने लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन ना आप ये भी याद रखना कि जब असेंबली बैठक होती थी तो तीसरे स्टेट के लोगों, जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको जाना तो अलाउड था नहीं, तो उसके लिए जो लीड करते थे ना, तो कोई नेता ही करता था, तो उसके लिए ये दोनों लोग लीड किए हैं, एक तो मिराबियो और एक आबे शिये। तो इन दोनों का नाम आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी आबे शिये की बुक है व्हाट इज थर्ड स्टेट। नेक्स्ट है, द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाई। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी जॉन लॉक ने। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है इस बुक के साथ। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज वॉज रिटन बाय। द स्पिरिट ऑफ लॉज की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, तो आपको 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे, तो ये थे रूसो। ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि हमेशा जो है ना मोनार्क और जो पब्लिक होती है उसके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है। तो ये जो 4 है ना बुक के नाम आपको डेफिनेटली रटने पड़ेंगे, इसमें समझने जैसा तो कुछ है नहीं, आपको जो चारों बुकों का नाम याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन दी जैकोबिन क्लब। लोगों का कौन सा समूह जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ। तो जैकोबिन क्लब के अंदर जो है ना कारीगर शामिल हुए थे, आर्टिशन, शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर, ये तीनों शामिल हुए थे, लेकिन मैन विद प्रॉपर्टी, मतलब ये कैसे लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो ये जो जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग दी फॉलोइंग इंडियन इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति ने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो उस टाइम पे जो हमारे पास थे काफ़ी फेमस, इनका नाम है राम मोहन रॉय, उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा था और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द रेड कैप वर्न बाय सन्स कुलॉथ्स इन फ्रांस सिंबलाइजेस। फ्रांस में शॉ कुलॉथ द्वारा पहनी गई लाल टोपी किसका प्रतीक है। तो फ्रांस में जो शॉ कुलॉथ थे कौन, जैकोबिन क्लब में जितने भी मेंबर होते थे ना उनको क्या बोला जाता था, शॉ कुलॉथ। तो ये जो शॉ कुलॉथ थे ना वो लाल टोपी पहनते थे। तो लाल टोपी किस चीज़ का प्रतीक है, तो लाल टोपी जो है एक लिबर्टी का प्रतीक था कि हाँ अब हम आज़ाद हैं। तो 29 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इवेंट गिव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। किस घटना ने मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया।
तो मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि सबसे पहला जो है यही क्रांति हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया ने को समझ में आया कि हाँ, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल तो है ही। तो वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ताकि एक ही होता है ना, जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, आपके लिए जो है और अच्छी तरीके से मटेरियल तैयार किया जाए और आपके लिए वीडियो इसी तरीके से लाया जाए, क्योंकि इसको बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।